अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मगफिरत के दिन स्टार्ट हुए हैं, तो उम्मीद है आप सब दुआ करेंगे अपने लिए भी, हमारे लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करेगा। मौजूद स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सर के पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करे और हमारे पेज को फॉलो भी करें। जी देखो, हमने लास्ट टाइम पे एक इशू के बारे में बात की थी, सोशल इशू के बारे में। आज हम एक और सोशल इशू के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। वो है कि जो लेट मैरिज होती है उसके काजेज़ क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उससे हट के बात करेंगे कि क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट है मुदस्सिर सर, ये बायोलॉजी के एक्सपर्ट है, तो हम उसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। इनसे हम जानेंगे कि जो लेट मैरिजेस होती है हमारी सोसाइटी में या कहीं पे भी, इंडिया में या कहीं भी अब्रॉड, तो इसके बायोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मतलब इसके बैड इफ़ेक्ट्स हम जानेंगे सर से कि जो लेट मैरिज हम करते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है इसका, तो उससे ज़्यादा अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या रीजन हो सकते, क्या एक्चुअली केडी सर, अगर हम बात करेंगे ना रिलीजियस के अकॉर्डिंग अगर हम मैरिज करेंगे ना तो परफेक्ट है जी, ठीक है ना। जो एज रिलीजियस ने उसके अंदर रखी है ना, वो एक परफेक्ट एज है अगर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी मतलब लेट मैरिज की अगर हम बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा भी इसके बारे में बोलेंगे, इसके एक ही साइड इफेक्ट नहीं है, इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है जी। तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स है, स्पेशली दे आर रिलेट टू द फीमेल, ज़्यादा फीमेल के रिलेटेड, ठीक है ना। पहला जो साइड इफेक्ट है, अगर हम देखेंगे कि हमारे अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है, स्पेशली या हम बोलेंगे कि हमारे अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होती है, जैसे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और फीमेल के अंदर oogenesis होती है, एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उससे क्या होता है, उससे जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना वो हाफ हो जाता है जी। जैसे मेल के अंदर स्पर्म में हाफ हो जाता है और फीमेल के अंदर ओवम में हाफ हो जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, और जाइगोट से एक नया जो है न्यू वन जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है जी। स्पेशली अगर कोई फीमेल जो है वो लेट मैरिज करती है, ठीक है ना, तो उसमें जो ये सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सेपरेट होना, हाफ हाफ हो जाना, ठीक है ना, ये उसमें ज्यादा चांस है कि इसमें नॉन डिजंक्शन हो जाए, ये फेलियर हो जाए टू गेट सेग्रीगेटेड। तो उससे क्या होगा, उससे जो एबनॉर्मल ओवम जो है ना उसके फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि सिंपलेस्ट वे में ये बताऊंगा कि क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं जी। और क्रोमोसोम जब अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो हाफ हाफ आ जाते हैं ओवम के अंदर। क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा हमारे लोगों क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली सिंपली, क्रोमोसोम्स जो है दे कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक के इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना। पूरी इंसान के जो कैरेक्टरिस्टिक वो जीन्स के अंदर होते हैं। जैसे आपका कलर क्या होगा स्किन का, ठीक है ना, आपकी आई कलर क्या होगी, ठीक है ना, सारी चीजें उसी के अंदर होती है। दे आर व्हाट वी कॉल स्टोर्ड इनसाइड दैट। अब अगर वो फेल हो गए सेपरेट होने में जी, तो एज सच किसी में एडिशनल क्रोमोसोम चला जाता है या किसी में कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ओवम जब एबनॉर्मल बन गया, तो जो ही वो एक नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, तो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर जो है न्यू वन का, कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम इट्स लाइक ए प्ले स्टोर, हाँ, क्योंकि सारी एप्लीकेशन तो वहीं पे होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर सेपरेट होना क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग द मियोसिस, वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके क्रोमोसोम्स वो सेपरेट नहीं हो पाते जी। तो एक तो ये रीजन है कि हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज्यादा अगर लेट मैरिज हो जाएगी। स्पेशली ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, इट इज बिकॉज ऑफ द फीमेल, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वीक होता जाता है एज कम्पेयर टू द मेल, ठीक है ना। पहला रीजन ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस जो न्यू वंस पैदा हो सकते हैं, मे भी उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ज्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि फीमेल जो है वो उसकी एज ज्यादा हो गई है, अब उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वैसे नहीं रही है, तो उसमें सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द मियोसिस।
तो उसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर जो लास्ट पे एक फेज आ जाता है, मतलब एट द एज ऑफ 45 to 50 एक फेज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपाज जी। और मेनोपाज में क्या होता है, नाउ द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग, सो देयर इज स्टॉपेज ऑफ द व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल जी, ठीक है ना, फीमेल के अंदर अभी ओवुलेशन नहीं हो पाती, एग नहीं बनता है, तो न्यू वन के बर्थ होने के चांसेस वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो फीमेल आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज is not able to give birth to the young ones. So ये एक दूसरा काज बन जाता है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और ये भी अगर हम देखेंगे ये वाला इफेक्ट भी किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है। मेल के अंदर लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पर्म्स, मे बी मेल के अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज, लेकिन उतने नहीं, क्योंकि फीमेल के अंदर कन्फर्म है द फीमेल अटेन्स द पीरियड दैट्स कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। उसके बाद बच्चे पैदा होने के चांसेस भी होते हैं ना, बहुत कम है। ये हो गया दूसरा काज। पहला जो है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज़्यादा है, और सेकंड का जो है दैट इज मेनोपॉज जो फीमेल के अंदर अटेन हो जाता है। मेल के अंदर भी हो सकता है, ऑलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे चांस है कि कम स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एज, ऐसे चांस है, लेकिन फीमेल के अंदर इसके इफेक्ट ज़्यादा पाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो मैं एक जनरल साइड इफेक्ट बताऊंगा जी, कि अगर एक फादर या मदर है, आप समझ लो, मतलब कि कपल एक है, उन्होंने लेट मैरिज की जी, अब बच्चे भी पैदा हो गए, सिर्फ फॉर इंस्टेंस बच्चे भी पैदा हो गए, अब वो क्या करते हैं, वो अब तो आपको पता ही है, अब तो एज लिमिट भी ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है, 60-70 बस ये होता है। तो उसके बाद वो क्या, वो ओल्ड एज में जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि लेट मैरिज है, ओल्ड एज में चले गए। अब बच्चे जो है अभी उनको पढ़ाना है, बिल्कुल ठीक है ना, अब उनके ऊपर पैसा खर्च करना है, तो इस बंदे को ओल्ड एज में भी क्या होता है, करना पड़ता है, कि जो एज उसको आराम के लिए है, उसको चाहिए कि वो आराम करे घर में। अब इस एज में भी क्या होता है, वो मार्केट में जाता है, बेचारा कमाने जाता है, दुकान पे जाता है, या किसी स्कूल में चला, इवन तो अगर वो सरकारी नौकरी में है तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको क्या करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, एंड दैट बिकम्स वेरी मच टफ फॉर दैट पर्सन, क्योंकि अब उसकी फैमिली का सर्वाइवल का मैटर होता है वो जी। तो उस कंडीशन में भी बाहर चले जाना, फिर कमा के लाना, कि जिस स्टेज में उसको क्या चाहिए, उसको आराम की जरूरत है, अब उस कंडीशन में उसको भी बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक, मैं बोलूंगा कि एक जनरल कॉज है, किसका, लेट मैरिज का। मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा कॉज अगर हम देखेंगे, क्योंकि फिर एक बंदा जो है लास्ट पे बोलता है कि काश मैंने एक राइट टाइम पे मैरिज की होती। हम तो डिले करते हैं, मतलब पेरेंट्स भी डिले करते हैं, या पर्सन इंडिविजुअल वो भी डिले करता है कि नहीं अभी मेरा टाइम नहीं है, मतलब पहले मैं ये देखूंगा, पहले मैं वो चीज़ करूंगा, पहले मैं ये करूंगा, वो करूँगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तब तक उसकी जो एज, जो पीक एज होती है, जैसे मतलब एक टाइम पीरियड होता है। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है ना, वी हैव कंपेयर द मैरिज विद एम्प्लॉयमेंट। हमने स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ हमने इसको कंपेयर किया है। अब एक बंदा जो है पैसा कमा रहा है जी, फिर भी वो बता रहा है मैं अनएम्प्लॉयड जी। अब माँ बाप भी सोचते हैं कि मैं इस बंदे को अपनी बेटी दे दूं, सिर्फ फॉर इंस्टेंस, कल को इसको ये प्राइवेट जॉब रही तो नहीं रही, अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम कश्मीर की भी पॉपुलेशन देखेंगे, माशाल्लाह बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में भी अगर आप देखोगे ना 6 लाख शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो फिर बाकी कैसे सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल। अब इस चीज को आप मत देखो कि मैं पहले जॉब ढूंढूं, मैं 35 साल का हो जाऊं, 40 साल का हो जाऊं, जॉब ढूंढते ढूंढते, फिर जब मुझे जॉब 40 साल के बाद मिली, नाउ इट इज अ लेट मैरिज, इजंट इट, यू आर गोइंग टू हैव अ लेट मैरिज नाउ। तो फिर 40 साल के बाद चलो आप सेटल भी हो गए, लेकिन आपको फिर भी कमाना पड़ेगा आफ्टर रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि अब आपके बच्चे उतने बड़े नहीं है, उनको पढ़ाना है, उनके लिए पैसे आपको लाने पड़ेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा अभी काम करने। तो बेटर चीज ये, इसको आप एम्प्लॉयमेंट के साथ कंपेयर ना करें, एक राइट टाइम पे मैरिज करें, ठीक है ना। अगर आप कम ही क्यों ना कमाते हो, आप कम ही खाओ, कम ही पहनो, आराम से रहो जिंदगी में, लेकिन मैरिज जो है इट शुड बी ऑन द राइट टाइम, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो बेटर इज वी शुड हैव अ मैरिज ऑन राइट टाइम पे मैरिज हो, ठीक है ना। क्या मतलब क्या कोई स्केल हो सकती है इसके लिए, मतलब फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए? आई थिंक कि
अगर रिलीजियस के अकॉर्डिंग देखें तो 21 आई थिंक रिलीजियस आर कैप्टेड। मैं चाहूँगा 25 तक तो ठीक है। बायोलॉजिकली इंसान एनर्जेटिक भी होता है और नीड्स भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू दैट बायोलॉजिकल नीड्स जिसको हम बोलेंगे। 25 तक बेटर है। और दोनों के लिए या फिर नहीं, दोनों के लिए ठीक है। आई थिंक 25 तक बेटर है। मेंटल मैच्योरिटी भी 25 में ठीक ठाक होती है, ठीक है ना, तो हैंडल भी कर सकता है चीज़ों को अच्छी तरह और कमाता भी है। ऐसी बात नहीं है, आज अगर आप किसी भी जगह पे 10-20 हज़ार तो मिलते हैं आपको, तो इजीली आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। मैरिज इज नॉट अ टफ थिंग, वी आर मेड इट अ टफ। हमने इस चीज़ को बड़े चीज़ों के साथ कंपेयर किया, मतलब अपना बड़ा है, हमने इसको बड़ी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, तो इस प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो अगर हम इसको थोड़ा आसान बना देंगे तो इट विल बी नॉट अ टफेस्ट थिंग, तब कोई भी इसको इजीली डील कर सकता है। जी शुक्रिया आपका बहुत। ओके सर।